हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा। तो आज हम क्रॉनिकल में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को देखेंगे। तो पहली जो न्यूज़ है वो है भारत फोरकास्ट सिस्टम। 26 मई 2025 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है, जिसे पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विभाग संस्थान की 5 महिला वैज्ञानिकों की टीम ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। तो भारत फोरकास्ट सिस्टम को लॉन्च किसने किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। और ये जो IITM है ये कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है। अब हम देखते हैं मॉडल विकास के बारे में। जो ये BFS है, इसका जो विकास है वो पुणे के IITM द्वारा पूरी तरह से भारतीय महिला वैज्ञानिकों की टीम ने किया है। अगर हम इस BFS के बारे में जानें तो BFS जो है वो दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है, जो कि 6 किलोमीटर के रिजोल्यूशन पर मौसम और वर्षा का पूर्वानुमान देने में सक्षम है। कितने किलोमीटर पे? तो 6 किलोमीटर पे। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इस प्रणाली का जो उद्देश्य है वो स्थानीय तक सटीक मौसम और वर्षा पूर्वानुमान, विशेषकर चरम वर्षा के पूर्वानुमान की जानकारी उपलब्ध कराना है। तो भारत फोरकास्ट सिस्टम को ध्यान में रखिएगा। दूसरी जो न्यूज़ है वो है 2024 भारत के इतिहास में सबसे गर्म वर्ष। इसमें बस यही याद रखिएगा। तीसरी जो न्यूज़ है ये इम्पॉर्टेंट है, वो है वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025। तो 29 अप्रैल 2025 को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, किसने? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने अपनी वार्षिक ग्लोबल विंड रिपोर्ट जो है वो जारी की है, जिसमें वर्ष 2024 में पवन ऊर्जा क्षेत्र में एक वृद्धि दर्ज देखी गई है। तो कुल 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जो है वो जोड़ी गई है। कितनी जोड़ी गई है? 117। तो कुल वैश्विक क्षमता कितनी हो गई है? 1136 गीगावाट तक पहुंच गई है। अगर हम रिकॉर्ड स्थापना पर ध्यान दें तो 2024 में जो विश्व स्तर पे जो 117 गीगावाट जो नई पवन ऊर्जा स्थापित की गई है, उसमें जो सर्वाधिक योगदान दिया है वो चीन ने दिया है, 79,824 मेगावाट। इसके बाद अमेरिका है 4,058 मेगावाट, फिर जर्मनी है 4,022 मेगावाट, और फिर भारत है 3,420 मेगावाट, और फिर ब्राज़ील है 3,278 मेगावाट। ये शीर्ष 5 देश रहे हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है। अगर हम ऑफशोर पवन ऊर्जा की बात करें तो 2024 में वैश्विक स्तर पर 56.3 गीगावाट ऑफशोर पवन ऊर्जा क्षमता जो है वो आवंटित की गई है, जिसमें यूरोप ने 23.2 गीगावाट, चीन ने 17.4 गीगावाट, दक्षिण कोरिया ने 3.3 गीगावाट, और ताइवान ने 2.7 गीगावाट, और जापान ने 1.4 गीगावाट में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अगर हम ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना जो है वो 2005 में की गई है। इसका जो मुख्यालय है वो लिस्बन पुर्तगाल में है। और ये जो GWEC है, जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, ये पवन ऊर्जा क्षेत्र के वैश्विक विकास, नीति सलाह, डेटा विश्लेषण और उद्योग हितों के प्रतिनिधित्व के लिए जाना जाता है। तो इन आंकड़ों को ध्यान में रखिएगा। जो ग्लोबल पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 आई है उसे ध्यान में रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो है भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना। तो भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया की शुरुआत की है। अगर हम इस योजना के लक्ष्य के बारे में देखें तो इसका जो लक्ष्य है या उद्देश्य है, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक मजबूत प्रमाणन ढांचा बनाना, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना और बाजार में विश्वास पैदा करना। ये जो योजना है ये राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है वो शुरू की है। अगर हम प्रमाणन प्रक्रिया के बारे में ध्यान दें तो जो भारत में सभी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक हैं, केवल निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले को छोड़ के सभी के लिए जो प्रमाणन है वो अनिवार्य होगा। और ये जो प्रमाणन प्रक्रिया है ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा मान्यता प्राप्त
कार्बन सत्यापन एजेंसियों के माध्यम से होगी। अगर हम राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य देखें तो ये 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना चाहती है। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जानें कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है जो जल का इलेक्ट्रोलिसिस या बायोमास गैसीकरण से उत्पादित होता है। ये जीवाश्म ईंधन का सबसे स्वच्छ विकल्प है और इसका जो उपयोग है वो ईंधन सेल वाहनों, उर्वरक, रिफाइनरी, परिवहन आदि क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना को, और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य क्या है और ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। अगली जो न्यूज़ है वो है एम फॉर नेचर FAO की नई पहल। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एम फॉर नेचर जो है वो किसकी पहल है। ऑप्शन में आपको UNDP या फिर कुछ और भी नाम दिए जा सकते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। जो एम फॉर नेचर है वो किसकी पहल है, तो FAO की पहल है। तो 29 अप्रैल 2025 को जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने एम फॉर नेचर की शुरुआत की है। और इसे जो है वो वित्तीय सहायता किसने दी है, तो यूनाइटेड किंगडम ने दी है। लगभग 73 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता दी गई है। और इसकी जो पहल है, इसकी जो घोषणा है वो पृथ्वी दिवस पे की गई है। अगर हम लक्ष्य और उद्देश्य की बात करें, जो एम फॉर नेचर है, इसका जो उद्देश्य या फिर लक्ष्य है वो है देशों को तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधन उपलब्ध कराकर पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन की प्रभावी निगरानी में सहायता करेगी। और ये जो कुनिमिंग मॉनिट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा जो GBF है, उसके टारगेट 2 को प्राप्त करने में मदद करेगी। तो GBF का टारगेट 2 है क्या, वो यहाँ पर दिया गया है। कुनमिंग मॉनिट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा जो GBF है, इसको 2022 में अपनाया गया था और इसका लक्ष्य था कि 2030 तक भूमि, अंतर्देशीय, जल तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के कम से कम 30% हिस्से की प्रभावी सुरक्षा करेगी और पुनर्स्थापन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब आगे चलते हैं। आगे है बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है वो सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है। किस लिए किया गया? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो आगे चल के देखते हैं। तो भारत सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसने प्राकृतिक खेती यानी जो नेचुरल फार्मिंग है उसको प्रोत्साहित करने के लिए बायो इनपुट रिसोर्स जो है उनका स्थापन किया है। और ये जो है घोषणा जो है, ये जो पहल है, ये राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का एक हिस्सा है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो जो BRC का जो उद्देश्य है वो प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक बायो इनपुट्स का स्थानीय स्तर पर उत्पादन व आपूर्ति करना है। अगर हम वित्तीय सहायता की बात करें तो प्रत्येक BRC को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो कि 2 किश्तों में दी जाएगी। और संचालन के लिए जो कि अनुभव व्यक्ति रहेगा, जिसको प्राकृतिक खेती में अनुभव है, वो समूह का पात्र होंगे। और अगर हम बायो इनपुट्स की बात करें कि बायो इनपुट्स होता क्या है, तो बायो इनपुट्स एक तरह का प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाला सामान है जिसमें जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, जैविक कचरे, गोबर, गोमूत्र और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से तैयार किए जाते हैं। और ये जो है ये रासायनिक उर्वरक का विकल्प प्रदान करते हैं और मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण में सहायक होते हैं। अगर हम NMNF का बजट और लक्ष्य देखें तो इसे 25 नवंबर 2024 को शुरू किया गया था। मतलब जो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है, इसकी शुरुआत 25 नवंबर 2024 को शुरू की गई थी। ठीक है, और बस इसमें इतना ही याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे जो है वो सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, उसे सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है और ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। और ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर विश्व का एकमात्र जंगली ब्लैक टाइगर यानी कि मेलेस्टिक टाइगर का निवास स्थल है। तो इसमें बस यही याद रखिएगा। तीव्र तापमान परिवर्तन, वैश्विक स्तर पर बढ़ती चिंता, इसे तो बस ऐसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक टर्म यूज़ करा है, उसका नाम है टेम्परेचर
फ्लिप्स, इसे याद रखिएगा। टेम्परेचर फ्लिप्स क्या होते हैं? टेम्परेचर फ्लिप्स वो घटनाएं होती हैं जिसमें औसत तापमान से एक मानक विचलन ऊपर या नीचे की ओर केवल 5 दिनों के भीतर तेजी से बदलाव होता है। यानी कि जो तापमान है वो बढ़ता है या फिर घटता है, 5 दिनों का एक रेंज होता है और उसी बीच में ये जो तापमान है वो बढ़ता है। इससे कृषि, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम रिवाइव अवर ओशन पहल की। तो 24 अप्रैल 2025 को रिवाइव ओवर ओशन नामक एक नई वैश्विक पहल की शुरुआत हुई है, जिसका उद्देश्य क्या है? जितने भी स्थानीय समुदाय हैं उनके नेतृत्व में एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज MPAs हैं उनको बढ़ाना और समुद्र के सतत संरक्षण को प्रोत्साहित करना। अगर हम इसके लक्ष्य की बात करें तो 2030 तक विश्व के कम से कम 30% महासागरों की रक्षा के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है और जितनी भी समुद्री संरक्षण क्षेत्र हैं उनको स्थापित करना है। अगर हम इसके प्रारंभिक फोकस देश की बात करें तो ब्रिटेन, पुर्तगाल, ग्रीस, टर्की, मैक्सिको, फिलीपींस और इंडोनेशिया में समुद्री संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगर हम कुनमिंग मॉनिटल वैश्विक जैव विविधता ढांचा की बात करें तो इसमें 2030 तक विश्व की 30% भूमि अंतर्देशीय जल महासागरों के संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब है अगली जो न्यूज़ है वो है सचेत ऐप, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया को सशक्त बनाना। एक तरह से अलर्ट प्रोवाइड करेगा ये जो ऐप है मोबाइल के ज़रिए एक आपदा अलर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इन सारी न्यूज़ को ध्यान में रखिएगा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के सेक्शन में। आगे और भी न्यूज़ को कवर अप किया जाएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगी। धन्यवाद।